हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। 11th क्लास वालों को मैंने पीरियोडिक टेबल सिखा दिया है कि कैसे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना है, उसमें कैसे एलिमेंट्स को लिखना है और एलिमेंट्स को याद कैसे रखना है, कौन सा एलिमेंट्स किस ब्लॉक का होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीख लिया था। आज अपन एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें सीखेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है उसका वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता कितनी होती है और ये संयोजकता होती क्या है। और दूसरी चीज़ अपन सीखेंगे आज कि कोई एलिमेंट्स जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, वो क्या होती है और कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11th वालों के लिए और 12th वालों के लिए भी है। अगर आप लोगों ने बेसिक नहीं सीखा है तो आप फिर से इसको सीख सकते हैं, और अगर सीखा भी है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अच्छी बात है, आप सब लोग इस वीडियो को देखें। और दूसरी बात यह है कि आप 11th वाले जो है पहले बेसिक केमिस्ट्री जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखें। सिलेबस के लिए जल्दबाजी ना करें। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैं आपको सिलेबस दूं, तो अभी थोड़ा सा रुकें, पहले आप बेसिक चीज़ें सीख लें, फिर मैं आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूंगा। ये सारी बेसिक चीज़ें आपके सिलेबस में भी आने वाली। 11th पढ़ते हैं इसीलिए कि अपन उस सब्जेक्ट का बेसिक जो है वो पूरा क्या कर लें, कवर अप कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो डी ब्लॉक होता है वो अपनी वैलेंसी जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मतलब अपना जो वैलेंसी होता है उसको चेंज कर लेता है, कोई फिक्स नहीं होती है उसकी वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो भी चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर अभी डी ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर पहले आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कराऊंगा और आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ नियम सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है या कोई एलिमेंट्स दिया हुआ है तो आपको बताना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो चलिए सबसे पहले अपने को इसके लिए ज़रूरत लगेगा कि अपने को एलिमेंट्स याद हो, तो मैंने आपको याद करवा दिए, तो फिर भी यहाँ पर मैं आपको एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख देता हूँ ताकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान हो जाए। तो ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा। यदि अगर अपन बात करें पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग के दो ग्रुप की, तो ये जो दो ग्रुप होते हैं ये आपके एस ब्लॉक में आते हैं। फर्स्ट वाला जो ग्रुप है इसको अपन एल्केलाइन मेटल बोलते हैं, और जो सेकेंड वाला ग्रुप होता है उसको एल्केलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसमें एलिमेंट्स अगर मैं लिखता हूँ तो देखेंगे, यहाँ होता है आपका हाइड्रोजन, यहाँ होता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और फिर आता है आपका फ्रेंशियम। आई होप कि आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। अभी तक आप लोगों ने नहीं याद करे तो आप याद करें, और कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप सारे बेसिक केमिस्ट्री के जितने भी वीडियो मैंने बनाए वो आप पढ़ सकें। फिर यहाँ बात करें, यहाँ आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बैरियम और रेडियम। तो ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर अगली बात जो इनके लिए आती है वो है कि यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आप लोगों को एक लाइन जो है सबसे लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट्स का जो 18 ग्रुप होता है उसका एटॉमिक नंबर याद करवाया था, जो याद करना बहुत आसान होता है। वो 2 होता है, फिर 10, फिर 18 का टेबल आ जाता है, 36, 54, यहाँ तक तो 18 का टेबल हो गया है ना। और ये 2 और 10 दो ही डिजिट आपको याद रखने थे। फिर मैंने कहा था इसमें 32 ऐड कर देंगे तो 86 आ जाएगा। तो ये अगर आपको याद है तो इसके थ्रू आप इनका आसानी से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ये लिखना आपका काम क्या होगा, केवल चंद सेकंड में आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एटॉमिक नंबर अब लिख देता हूँ इसकी हेल्प से। मैंने कहा था कि यहाँ अगर अपन बात करें तो इससे एक कम करके आपको यहाँ पर लिखना होगा अगर आप पहले जाए तो, या फिर बढ़ा के। देखो ये तो सबसे पहला एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल का, तो आपको पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो 2 आया है ये देखिए, ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th और ये 6 पीरियड का है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आपको इनका एटॉमिक नंबर निकालना है आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो डिजिट है इसको देखेंगे। सपोज मान लो कि आपको ये जो आपका यहाँ पीरियड लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, 4, 5, 6 और 7, ये 7 पीरियड है। मैंने आपको पहले सिखा दिया लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये पहला ही है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1।
अब लिथियम का निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये सेकेंड आवर्त में आ रहा है, तो आप यहाँ फर्स्ट आवर्त का देखें कितना है 2, इसके जस्ट बाद ये आएगा, तो इससे 1 प्लस कर दें तो इसका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, थर्ड पीरियड्स का निकालने के लिए सेकंड पीरियड वाले का देखिए कितना 10, तो 1 प्लस कर दे 11, फिर प्लस करते जाएं, 18 में 1 प्लस करें 19, 36 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 37, फिर 1 प्लस करेंगे 55 और 1 प्लस करेंगे आ जाएगा 87। तो देखो एटॉमिक नंबर निकल गया। अब इसको निकालने का एक तरीका और मैंने सिखाया था कि यदि आपको फर्स्ट वाले का पता है तो अपन एक मैजिक नंबर का यूज़ करते हैं। वो मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैंने ये भी आपको सिखाया था। लेकिन जब आप ऐसे निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट अगर आपको रुबिडियम का निकालना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इसका लिखोगे 1, 1 में फिर 2 प्लस करोगे 3 आएगा, 3 में 8 प्लस करोगे 11 आएगा, 11 में फिर 8 प्लस करोगे 19 आएगा, फिर 19 में आप 18 प्लस करोगे और 37 आएगा। तो इतना सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। और यदि इस ट्रिक से निकालना है तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि रुबिडियम जो है वो कौन से पीरियड में आ रहा है। तो रुबिडियम जो है वो 5 वाले पीरियड में आ रहा है। तो यहाँ पर 4th नंबर पे कौन है उसको देख लो। 4th नंबर पे आपका 36 है, इसमें 1 प्लस करो सीधा इसका आ जाएगा 37। तो ये ज़्यादा आसान तरीका था, मैंने पहले पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया है। यदि आपको आज समझ में नहीं आया तो आप पुराने वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब ये जो सेकेंड वाला जो आपका ग्रुप है इसका एटॉमिक नंबर लिखना है, तो इसमें कुछ नहीं, अभी मैं यहाँ से सीधा लिख देता हूँ। ये इसका 3 है तो इसका 4 होगा, 11 तो इसका 12 हो जाएगा, 19 है तो 20, 38 इसका हो जाएगा 56 और इसका हो जाएगा 88। तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट। और बता दूँ कि यहाँ पर एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, धातुएं हैं। क्या है, धातुएं। आज मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि पीरियोडिक टेबल में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटेलॉइड है। तो चलिए ये तो आपका एस ब्लॉक हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर पी ब्लॉक भी बना देता हूँ। आज डी ब्लॉक का मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं डी ब्लॉक नहीं पढ़ाऊँगा आज। इनके ऑक्सीडेशन नंबर की, वैलेंसी की मैं अलग से बात करूँगा। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पी ब्लॉक का जो है ये बना दिया है कि इसमें कितने ग्रुप होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप होते हैं। और यहाँ पर ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। बस ये लास्ट वाला जो ग्रुप है इसमें फर्स्ट वाला पीरियड भी होता है, बाकी ये सब कहाँ से होते हैं, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। फिर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो सेकेंड वाला जो पीरियड है ये पूरा आपको याद करवाया था। कैसे याद करवाया था उसको देखेंगे। तो ली, बे और यहाँ आता है ब, क, नो, एन, ओ, नो और फिर फ से एफ बन जाएगा, बकनॉफ। इससे मैंने आपको पता चल जाएगा कि ना कौन सा फैमिली आने वाला, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। और लास्ट वाला जो है ये तो आपका इनर्ट गैस होती है। इनके नाम मैंने आपको याद करवाए थे। कैसे याद करवाए थे, तो पहला है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। तो ये भी आपको याद रखने थे। अब बाकी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बोरोन के बाद आपका आता है एल्यूमिनियम। ये कैसे याद करने, मैंने आपको पहले याद करवा दिया है तो मैं फटाफट से लिख देता हूं। तो चलिए मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब मैं इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ। तो एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 था, यहाँ 4 है सेकेंड पीरियड में, तो यहाँ हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और इसका 10 होता है। इसका मैंने याद करवाया था, ये 2, फिर 10, फिर यहाँ पर 18, फिर 36, 54 और 86। मैंने आपको ये याद करवाया था पहले भी, आप इसको याद रखें। ये भी मैंने याद करवाया था। यहाँ पर होता है 5, ठीक है। 5 के बाद यहाँ होता है 13, फिर 13 को पलट दो तो 31 हो जाता है, ठीक है। 31 के बाद 49 और 81, 31, 81, ठीक है। और 13 को पलटना था 31 हो जाता है। ये 49 आपको याद करना था तो ये याद हो जाएगा। तो बाकी का निकल जाएगा। ये 13 है, ये 14। ये मैंने यहाँ पर सबके एटॉमिक नंबर भी लिख दिए हैं। और पी ब्लॉक मैंने पूरा बना दिया है। ये आपका पूरा क्या है, पी ब्लॉक है। अब यहाँ ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका फर्स्ट, ये तो पीरियड्स हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ बात करें तो ये सेकेंड वाला पीरियड है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, 5, 6 और यहाँ नीचे जो है सारे सिंथेसिस एलिमेंट्स आते हैं। तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। अब ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड और 10 ग्रुप यहाँ बीच में डी ब्लॉक किया जाते हैं। तो 10 और 2, 12, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है 13, फिर 14, 15, 16, 17, इसको 18 या 0 ग्रुप कहते हैं।
तो ये ग्रुप पीरियड, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, पूरा पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अब यहाँ जो अपन बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीडेशन नंबर की और वैलेंसी की। तो पहले उसकी बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन मेटल होता है, कौन नॉन मेटल होता है, और कौन जो यहाँ पर होता है मेटेलॉइड होता है, मतलब कौन धातु है, कौन उपधातु है और कौन अधातु है। तो ये चीज़ याद रखना जरूरी होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो एस ब्लॉक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं भी बता चुका हूँ कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे धातु होते हैं, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं, ये सारे क्या है, मेटल है। फिर यहाँ बीच में डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो डी ब्लॉक में भी जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, वो भी सारी धातुएं हैं। उसके बाद आते हैं अपन पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स ब्लैक कलर से लिखे, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखे हैं। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो ऐसे डायगोनल में चलते हैं, जैसे बोरॉन से सिलिकॉन, फिर आर्सेनिक, फिर टेलुनियम, यहाँ तक चल गए अपन। फिर उसके नीचे वाले में भी चलते हैं, इसको एल्यूमिनियम को छोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा जर्मेनियम, और आपका यहाँ पर आ जाएगा एंटीमनी। तो ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये रेड कलर में जो लिखे हैं, ये सब उपधातुएं होती है, मेटेलॉइड हैं। इंग्लिश में बात करें तो ये सब क्या है, मेटेलॉइड हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है, ये सब क्या है, उपधातु है। बस इन्हीं को आपको याद रखना है, बाकी सब आपका काम हो जाएगा। इन उपधातुओं के उधर जितने भी ये एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे नॉन मेटल होते हैं, ये मेटल नहीं है, ये सब अधातुएं हैं। और इन रेड वाले के इधर पीरियोडिक टेबल में इधर ये डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, और ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, टीन, लेड, बिस्मुथ, ठीक है, पोलोनियम, ये सब काय में आ गए, मेटल में आ गए। तो यहाँ पर जो रेड वाला मैंने डायगोनल बनाया, इसके इधर सारी मेटल होती है। ये रेड वाली जो होती है ये नॉन मेटल, मतलब मेटेलॉइड होती है, अधातु उपधातुएं होती है। और ये जो ब्लैक कलर में इधर जो मैंने लिखे हैं, ये सारी कैसी होती है, अधातुएं होती हैं, ये मेटल नहीं होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन मेटल होती है, कौन नॉन मेटल और कौन मेटेलॉइड। तो आपको क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा घिसपिस ना हो। अब चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन समझा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अगर स्वतंत्र अवस्था में हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट्स फॉर्म में है, ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंट्स अकेला है, या फिर मैं यहाँ पर बात कर दूँ क्लोरीन की, ये भी अकेला है, ठीक है, कार्बन की बात करूँ ये भी अकेला है। जब वो अकेला होता है, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ नहीं है, तब अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाए कि ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप कहेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो शून्य है। क्या है? शून्य है, मतलब इनकी कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है। जो बातें मैं सिखा रहा हूँ उनको धीरे धीरे सीखते जाए, सारे जो जितने भी आपके यहाँ पर डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? इन एलिमेंट्स पर कोई चार्ज नहीं है, ये अकेले हैं, जब किसी के साथ जुड़े नहीं हैं तब तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो शून्य होती है। अगर ये गैस फॉर्म में लिख दूँ, अगर मैं H2 लिख दूँ, मैं यहाँ पर O2 लिख दूँ, मैं यहाँ Cl2 लिख दूँ, अगर मैं इनको ऐसा लिखता हूँ तब भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो शून्य है। अभी भी इन पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी है? 0 है। तो फिर ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कैसे आती है? तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो किसी भी एलिमेंट्स पर एक चार्ज होता है, चाहे वो चार्ज प्लस भी हो सकता है और वो चार्ज माइनस भी हो सकता है। पहली चीज़ तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप ये याद रखेंगे। क्या कहा मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात नोट कर लेना। फिर दूसरी बात नोट करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 भी हो सकता है, कोई कंप्लीट नंबर भी हो सकता है और वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। याद रखेंगे क्या कहा मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कंप्लीट नंबर भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं, 0 होगा तब तो अपन कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो 0 है मतलब कोई ऑक्सीडेशन है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है अभी उस पर। चलिए, तो यहाँ पर अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे आता है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। सपोज मान लो आपके पास अब H2 नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तब तो कोई चार्ज नहीं आया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आया ही नहीं, 0। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, किसके साथ जुड़ जाए? क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, तब यहाँ पर ऑक्सीडेशन चार्ज आता है, तब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आता है। वो क्या आता है उसको समझेंगे और वो कैसे आता है उसको समझेंगे।
तो ये क्लोरीन के आने से क्या हुआ, यहाँ पर एक नया शब्द जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, या इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसे बना है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा और क्लोरीन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन एक यहाँ रखा, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, शेयरिंग करी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और ये बॉन्ड बना लिया। इसीलिए इस टाइप का बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो कई टाइप की होती है। 11th में अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए उस टॉपिक को ज़्यादा अपन लंबा नहीं खींचेंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखा और क्या कर लिया, साझा करके एक बॉन्ड बना लिया। इनने ऐसा क्यों करा तो उसको भी समझा देता हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज मान लो कि एक कंपनी अपन खोलने वाले हैं और उसके लिए अपने को 1 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। 1 करोड़ रुपये मिलेंगे तब जाके अपन कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो 50 लाख है और एक बंदा और है जिसके पास भी 50 लाख है, तो क्यों ना दोनों कनेक्टेड अकाउंट खोल लें और 50-50 लाख दोनों मिला के 1 करोड़ कर लेते हैं और कंपनी खोल लेते हैं। तो दोनों का काम बन जाएगा, क्योंकि वो भी अकेला नहीं खोल सकता, मैं भी अकेला नहीं खोल सकता, क्योंकि 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे पास भी 50 लाख है, उसके पास भी 50 लाख है। तो बस यहाँ पर भी यही होता है। हाइड्रोजन को अब मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पूरी चीज़ अभी सुन ले, मैं क्या कहने वाला हूँ। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, और ये क्लोरीन जो है इसको भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। कहाँ से लाएं, तो इनने कहा कि दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख लेंगे, जब मुझे चाहिएगा तब मैं ले लूँगा, तब मुझे चाहिएगा तब मैं ले लूँगा, और इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या कर लिया था, पहले कंपनी बना ली और दोनों ने बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब ये बॉन्ड टूटने का आया तब क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि ये जो बॉन्ड होता है इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेना है, खींचना, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अभी मैंने कहा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों, एक हाइड्रोजन का था एक क्लोरीन का था, लेकिन क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, थोड़ा सा अपनी ओर खिसका लेगा, जिससे इस क्लोरीन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज कितना आएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो खुद क्लोरीन का था और एक ही किसका था, हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किसका खींच लिया, हाइड्रोजन का खींच लिया, इसलिए इस पे क्या गया, माइनस। इसने ऋण ले लिया, सामने वाले से ले लिया, इसलिए माइनस आ गया। हाइड्रोजन ने दिया है, इसलिए इस पे क्या गया, प्लस आ गया। मतलब कोई भी एलिमेंट्स जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर उतना ही प्लस चार्ज आता है, और कोई भी एलिमेंट्स जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर उतना ही माइनस चार्ज आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लेना। इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। किसी भी एलिमेंट्स पर जितना नेगेटिव चार्ज या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन मैंने समझा दिया क्या होता है। अब बस ये समझना है कि किसी भी एलिमेंट्स पर कितना प्लस चार्ज आता है और क्यों आता है, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब पीरियोडिक टेबल से आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि किस एलिमेंट्स पर कितना चार्ज आता है, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि किस एलिमेंट्स पर कितना चार्ज आता है और कैसे आता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की, अभी बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को मैं सबसे लास्ट में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। उससे भी पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है, जब उसका जो वैलेंस सेल होता है या जो भी कक्षक होता है, या तो वो पूरा खाली होता है तब वो एलिमेंट्स स्टेबल होता है, या फिर जब वो आधा भरा होता है तब स्टेबल होता है, या फिर वो पूरा भरा होता है तब स्टेबल होता है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखा दिया है, आप वीडियो को देखें जो मैं लिंक में दूंगा उनसे, और आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अब ये इसका सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है,
और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जहाँ एस होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, समझ सकते हो। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये ऑर्बिटल्स आपका पूरा भर जाएगा। तो पूरा भर जाएगा, तो पूरा भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आएगा। पहला ही एलिमेंट से आपका पीरियोडिक टेबल का इसके बारे में समझ लें, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या क्या हो सकता है। क्या कहा मैंने कि जब ये पूरा भर जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है 1s बस। तो इसमें ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन तो है, एक और आ जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1 और ये स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट्स स्थायी तब होता है जब उसका जो कक्षक है या तो पूरा भरा हुआ है, या फिर आधा भरा हुआ है, या फिर पूरा खाली है। तो अभी ये आधा भरा हुआ था, ये स्टेबल है ऑलरेडी, लेकिन इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये और ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। और अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अगर ये इसको भी डोनेट कर दे तो खाली हो जाए, तब भी ये स्थायी हो सकता है। और जब ये डोनेट करेगा तब इस पर क्या आएगा, +1। मैंने कहा ना, कोई जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर उतना ही प्लस आता है, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर उतना ही माइनस आता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कब +1 होगा और कब -1 होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी बता देता हूँ, जो आपका हाइड्रोजन है जब ये मेटल के साथ जुड़ता है, बात को ध्यान से समझ लेना, हाइड्रोजन जब धातु के साथ जुड़ता है, अब धातु कौन कौन सी मैंने समझा दिया है आपको कि धातुएं कौन कौन सी होती हैं। तो जब भी ये धातु के साथ जुड़ता है तब इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 होती है। अभी मैं आपको थोड़ा और आगे समझाऊंगा तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मैं मेटल की भी ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दूं, तब आपको एग्जांपल दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात नोट करें कि हाइड्रोजन जो होता है जब धातु के साथ जुड़ता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और जब हाइड्रोजन आपका अधातु के साथ जुड़ेगा, कोई भी नॉन मेटल के साथ जब धातु हाइड्रोजन जुड़ता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 में होता है। एग्जाम्पल समझना है तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं। यहां देखें आप कि अगर हाइड्रोजन आपके पास है और हाइड्रोजन आपका क्लोरीन के साथ जुड़ गया या फिर हाइड्रोजन आपका सोडियम के साथ जुड़ गया, दोनों को बात देख लें आप। अब क्लोरीन कहाँ है, तो क्लोरीन तो आपका ये रहा, ये तो इन रेड वाले एलिमेंट्स के उधर आ रहा है, मतलब क्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल, अधातु है। तो ये अधातु है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी समझ लो। अधातु है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता की अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है अभी समझाऊंगा मैं यहाँ पर। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, अभी जस्ट मैंने कहा था विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ये अपनी ओर खींच लेगा तो जिससे इस पर क्या जाएगा, माइनस, और इस पर क्या जाएगा, प्लस। तो देखो ना, मैंने यही तो कहा कि जब हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। तो देखो +1 आ गया। लेकिन जब ये नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो सोडियम की अगर मैं बात करूं तो ये धातु है और धातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। धातुएं कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करती, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। इसलिए जितनी भी धातुएं होती हैं उन सब पे प्लस चार्ज आता है, माइनस नहीं आता है। क्या कहा मैंने, धातुएं जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, गेन नहीं करती। इसलिए धातुओं की अगर मैं बात करूं तो धातुओं पर हमेशा प्लस चार्ज आता है। तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगी, डोनेट करेगी। तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और इस पर क्या जाएगा, -1, और मेटल पे क्या जाएगा, +1। तो हाइड्रोजन के बारे में ये दो बातें आपको याद रखना है। हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। चलिए अब मैं आपको बाकी के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलने वाला है वो सिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर को सीखने के लिए सबसे पहले अपन जाते हैं जो आपका 18 वाला या ना 0 वाला जो ग्रुप है, जो आपका इनर्ट गैसों का ग्रुप है, उस पे जाते हैं। तो वहाँ अगर मैं देखूँ तो मैं 2-3 एलिमेंट्स के बारे में यहाँ बता देता हूँ। एक तो मैं यहाँ से हीलियम ले लेता हूँ, नियोन ले लेता हूँ, ऑर्गन भी ले लेता हूँ। अब हीलियम की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 नंबर पे आता है, नियोन की अगर बात करूँ तो ये 10 नंबर पे आता है, ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो ये 18 नंबर पे आता है। चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। हीलियम का अगर मैं लिखूं तो इसका होगा 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए अपन ने, हो गया। 10 का ये लिखना है तो 1s2, 2s2, 2p6। ये किसका हो गया, नियोन का। 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 6 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखा दिया है पहले। 18 वाले का लिखना है
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, हीलियम की बात की तो लास्ट वाला फर्स्ट ही ऑर्बिटल है इसका, वो 1s है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो नियोन का जो लास्ट जो ऑर्बिटल है वो 2s 2p है, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, s में 2 आते हैं और p में 6 आते हैं, तो यहाँ पर 2 और 6 यानी ये पूरा भरा हुआ है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है पूरा। इसकी बात करूँ तो यहाँ 3s2, 3p6, ये भी अगर बात करें तो ये भी क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है, इसमें भी क्या है, पूरा भरा हुआ है। 18 है, 2 2 4 6 10 और 2 8, तो ये भी लास्ट में s में 2 और p में 6, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में अधिकतम 6 आते हैं, तो ये भी क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी किसी एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल होता है, अंतिम कक्षक जो होता है, या तो पूरा भरा होता है तब वो स्थायी होता है, जब आधा भरा होता है तो होता है, या फिर जब वो पूरा खाली होता है तब होता है। तो ये इनर्ट गैसें जो होती हैं किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, इसका कारण है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करती है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती है, और ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दान भी नहीं करती और ग्रहण भी नहीं करती, क्योंकि ये फुलफिल्ड है, स्थायी है। तो भाई ये स्थायी है तो ये किसी के साथ छेड़छाड़ करेगी नहीं, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो बस ये चीज़ अगर समझ में आती है तो आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसानी से समझ में आ जाएगा, उसको समझ लेते हैं। अब मैं आपको बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट सिखाता हूँ। तो आपको इनका जो कॉमन, जो आपका जो सेकेंड वाला पीरियड है, इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका आपको कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर पद याद रखना है। बाकी अप टू डाउन जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा चेंज होता है, उसके बारे में आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम पे जाओ, लिथियम कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। अब ये 3 नंबर पे आ रहा है और मैंने कहा कि ये सब जो है ये स्थायी है, इन पे जाना है, इनको देखना है सीधा आपको बस, और ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। लिथियम का 3 है। चलिए अब अपन यहाँ लास्ट में देखते हैं, यहाँ इसके 3 के आसपास आपको क्या डिजिट दिख रहा है, 2 डिजिट दिख रहा है, मतलब ये आसान है। 3 से 2 बनाना आसान है, 3 से 10 बनाना आसान नहीं है। ये क्या करते हैं, जितने भी तत्व होते हैं ये सब क्या करते हैं, इनर्ट गैस के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब वो ये ऐसी इनर्ट गैस बनने की कोशिश करेंगे जो इनके सबसे पास है, करीब है। तो यहाँ अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के पास कौन है, हीलियम है। लिथियम से पहले कौन आता है, हीलियम आता है, बाद में कौन आता है, नियोन आता है, लेकिन ये तो बहुत दूर है, 10 नंबर पे आता है, और ये तो 3 नंबर पे, मतलब सबसे पास कौन हुआ, हीलियम हुआ। तो ये जो आपका लिथियम है ये आसानी से क्या बन सकता है, हीलियम बन जाएगा। क्योंकि हीलियम क्यों बनेगा, क्योंकि हीलियम स्थायी है, तो ये भी हीलियम बनने की कोशिश करेगा। और क्या करेगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्थायी बनने की कोशिश करता है, और स्थायी बनने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा या फिर गेन करना। अब वो देखेगा कि क्या सरल है। अब देखो 3, सपोज मान लो कि आपके पास 3 रुपीज़ है। अब 3 रुपीज़ से आपको 10 रुपीज़ बनाने, तो 7 रुपीज़ और आपको कमाने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। 7 रुपीज़ कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और यदि आपका काम 2 बनने से भी हो रहा है तो फिर क्यों ना 2 बन जाए, ये तो आपके हाथ में। आपके पास 3 रुपीज़, 1 रुपीज़ दान कर दो, किसी को दे दो, तो बस आप 2 बन जाओगे, और 2 बन जाओगे आप स्टेबल हो जाओगे। इसीलिए लिथियम जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, गेन नहीं करता, डोनेट करता है। तो मैंने कहा था जितनी भी मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। दूसरी मेटल देखते हैं। चलिए यहाँ देखो सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 11 नंबर पे आ रहा है। तो देखो इसके पास क्या है, इसके पास 10 है ना। 11 से पहले कौन आ रहा है, सोडियम से पहले कौन आ रहा है, नियोन आ रहा है, ये 10 है। तो ये भी 10 बनने की कोशिश करेगा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 1। मतलब आप देखोगे तो इस पूरे ग्रुप को 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये जितने भी एलिमेंट्स है, जितनी भी मेटल है, ये सारी क्या हो सकती है, स्टेबल हो सकती है। देखो ना, सोडियम क्या बन जाएगा, नियोन बन जाएगा। पोटेशियम ऑर्गन के जैसा बनने की कोशिश करेगा, ऑर्गन का देखो 18 है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 36, 55, 54, 87 फ्रेंशियम आपका रेडोन के जैसा बनने की कोशिश करेगा। चलिए तो आपको समझ में आ गया। अब आपको हमेशा याद रखना है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करते। जहां कहीं भी आपको ये एलिमेंट्स दिखेंगे पक्का इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 ही होगा, ठीक है। फिर इनकी बात करते हैं, सेकेंड वाले ग्रुप की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये 4 नंबर पे आ रहा है, तो 4 से भी 10 नहीं बनेगा,
4 से भी पास में क्या रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन अब 2 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से काम नहीं चलेगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ग्रुप है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब +2 ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। ईजी वे में आपको समझ में आ गया। देखो ये 4 से 2 बनने की कोशिश करेगा, ये 12 से 10 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 20 से 18 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 38 से 36 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये इजी वे में आपको समझ में आ गया। तो ये आपका एस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर कवर हो गया कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये +1 ऑक्सीकरण शो करेगा और सेकंड जो है ये +2 ऑक्सीकरण शो करेगा। और हाइड्रोजन जो है इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि ये -1 भी करता है, +1 भी करता है। कब -1 करता है, कब +1 करता है, मैंने समझा दिया आपको। चलिए अब पी ब्लॉक में आते हैं, इनकी निकालते हैं। चलिए यहाँ पर बोरोन है तो इनको भी ऐसे ही देखना है। बोरोन 5 नंबर पे आ रहा है तो ये भी 10 बनेगा, नहीं 2 बनेगा ना, क्योंकि 10 तो बहुत दूर हो गया, 5 चाहिए, लेकिन 2 बनने के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये भी क्या करेगा, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी, +3। अब याद करने का आसान तरीका क्या है, ये 13 वाला ग्रुप है तो +3, 13 का 3 याद रखो, +3, क्योंकि इसमें सारी मेटल है, नॉन मेटल नहीं है कोई भी, ठीक है। फिर आता है आपका ये वाला कार्बन वाला ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ कार्बन 6 नंबर पे है, तो ये 6 से 10 बनना और 6 से 2 बनना, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन का ही डिस्टेंस है। 6 में अगर 4 प्लस करूंगा तो 10 बनेगा और 6 से 4 माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ये +4 और -4 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब देखो ना यहाँ पर नॉन मेटल भी है और जो है यहाँ पर आपका अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूँ तो मेटेलॉइड है, उपधातु हैं। तो यहाँ पर देखो इनमें धातु के जैसे भी गुण होंगे और अधातु के जैसे भी, धातु के जैसे होंगे तो +4, अधातु के जैसे होंगे तो -4। तो इसलिए ये +4 और -4 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मूले में कौन सा करेगा वो आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। फिर 15 वाले ग्रुप को देखो, यहाँ से देखो ये 7 है, अब 7 से 2 तो दूर हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा तब जाके 2 पे पहुंचेगा। लेकिन अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 10 पे जाना है मतलब 3 और क्या कर ले, ग्रहण कर ले, 7 से 10 बनाना मतलब 3 ग्रहण कर ले, तो जब गेन करेगा तो ये सब काय में चले जाएंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे। मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, अगर इनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूँ तो वो क्या होगी, -3 होगी। चलिए अगले को देखते हैं, यहाँ पर कितना 8 है, तो 8 से 10 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो इनकी ऑक्सीजन संख्या -2। यहाँ पर 9 से 10 बनाने के लिए -1 और इनकी तो 0 होती है, इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो देखो आपको समझ में आ गया, पहला ग्रुप +1, सेकेंड वाले ग्रुप की +2, 13 वाले की +3, इसकी +4 -4, यहाँ -3 -2 -1 और 0। तो ऑक्सीजन की आपको यहाँ पर समझना है, नाइट्रोजन की समझना है, फ्लोरीन की, इन सब के बारे में आपको समझना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर फॉर्मूले में आपको ये दिख ही जाएंगे, इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको ऑक्सीजन संख्या का मतलब समझ में आ गया। जो नॉन मेटल होती है उनकी ऑक्सीजन संख्या माइनस में होती है, मेटल की ऑक्सीजन संख्या प्लस में होती है, और जो मेटेलॉइड होते हैं इनकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले से और जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के जो रूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं वो सिखाऊंगा। अभी जस्ट अपन ने देखा था कि जो आपका ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो 8 नंबर पे आता है, तो वो 10 बनने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है। पहले माइनस वाली बात कर लेते हैं, +1 की बाद में बात करेंगे। -2 होता है तो आपको दिख ही रहा है, ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है, यही आपको लेना है। लेकिन अपवाद तो होते ही हैं, तो वहाँ अगर अपन बात करें तो इनका -1 भी होता है और -½ भी होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, -1 होता है और -½ भी होता है। -2 तो जनरल जहाँ भी होगा वहाँ होता ही है, सभी जगह ज़्यादातर 95% जितने भी इसके कंपाउंड है उन सब में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। परंतु -1 कहाँ होता है, -1 की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी इसके परऑक्साइड होते हैं, जितने भी इसके परऑक्साइड होते हैं, तो जितने भी परऑक्साइड होते हैं उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसको
जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। और जिस भी कंपाउंड में आपको ये वाला बॉन्ड दिख रहा है तो उसका नाम हो जाता है परऑक्साइड। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो देखो ये कैसे बनेगा, अभी मैं आपको वैलेंसी समझाने वाला हूँ तो आपको ये जो स्ट्रक्चर बनाने हैं वो आसान हो जाएंगे। अभी मैं बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे ऑक्सीजन और फिर इधर हाइड्रोजन। तो देखो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ती है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है। वैलेंसी का मतलब यही होता है कि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है वो कितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जुड़ सकता है, उसकी क्षमता कितने और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की कैपेबिलिटी उसके अंदर है, वही संयोजकता होती है, उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो पहले परऑक्साइड का मतलब समझ लेते हैं। तो अब ये तो यहाँ देखो आप ऑक्सीकरण संख्या देखो, जो ऑक्सीजन है मैंने कहा था जो आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस और माइनस जो आता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से आता है। यहाँ देखें आप बीच में इस वाले बॉन्ड को अगर मैं देखूंगा तो ये 2 ऑक्सीजन के बीच में है। अब दोनों की पावर बराबर है तो ये जो बीच के जो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है इसको ना तो ये ऑक्सीजन खींचेगा और ना ही ये ऑक्सीजन खींचेगा। तो यहाँ इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है और यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आना है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, जिससे इस पे क्या जाएगा -1। 1 क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन तो खींचा, जितना खींचेगा उतना चार्ज, तो 1 खींचा तो -1, इधर से भी ये इस पे खींचेगी तो -1। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज कितना आया, -1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एक और आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ऐसे सोडियम परऑक्साइड भी होता है Na2O2। इसमें भी अगर बात करें तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -1 है। अब -12 की भी बात कर लेता हूँ, ये कहाँ होता है, तो जब भी आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -12 दिखे मतलब उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा और बार बार देखिएगा, बार बार पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। जब तक आप नहीं सीखेंगे, चाहेंगे नहीं सीखना, तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की। एग्जांपल देखते हैं सुपर ऑक्साइड का। तो सुपर ऑक्साइड जो अपन है पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड लेते थे KO2, क्या लिया अपन ने, KO2। अब यहाँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सबके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, सीधा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देता हूँ। मैंने कहा था जहाँ पर भी आपको ये पोटेशियम दिखेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या कितने होने वाली है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितने होने वाली है, +1। तो जब इसकी +1 है तो इस O2 पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते थे। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +2। तो ऑक्सीजन पे कितनी आ जाएगी, -2। अब ये जो -2 आया है ये दोनों ऑक्सीजन का मिला के आया था, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -1। तो देखा अपन ने एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज था। तो यहाँ पर भी वैसे ही निकालना है, एक पोटेशियम पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, यहाँ एक ही पोटेशियम है, तो इस O2 पर क्या आया होगा, -1। लेकिन ये -1 2 ऑक्सीजन पे आया है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, -12। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, अपवाद थे, जिसमें परऑक्साइड अगर है तो ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होता है। जनरली जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब में ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब ऑक्सीजन की प्लस में भी 2 संयोजकताएं होती हैं, उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। ऑक्सीजन जो है वो केवल एक ही कंडीशन में प्लस ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, उसको समझ लो। तो देखो ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। ये प्लस में कब होती है, अब इसको समझ लो। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ किंग की। किंग, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, किंग मतलब राजा, जो पीरियोडिक टेबल का राजा है। किस काम में राजा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में राजा है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मैं उसकी बात करने वाला हूँ, तब आपको ये +1 और +2 समझ में आने वाला है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है वो एलिमेंट्स हैं आपका फ्लोरीन।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आप ये नोट कर लीजिएगा, क्यों होती है? क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं उन सब में जो सबसे छोटा आकार होता है वो फ्लोरीन का होता है। अब ये आकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन है ये आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, पर ये नोट कर लेना कि जो फ्लोरीन है उसका आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, ये सबसे इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसलिए ये कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। और ये क्या बनने की कोशिश करेगा? 10, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। और -1 मतलब फ्लोरीन आपको जहां कहीं भी दिखे आप याद रखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं है, किसी में दम नहीं जो इससे इलेक्ट्रॉन को छीन ले, ये सबसे छीन लेगा। तो बस जब ऑक्सीजन, किंग का तो पता चल गया, राजा तो मिल गया, इसका मंत्री भी ढूंढ लेते हैं। तो भाई इसका जो मंत्री होता है वो ऑक्सीजन है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करूँ तो फ्लोरीन की है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। ये सीक्वेंस भी आप याद रख लें। तो भाई दूसरे नंबर पे कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया, तो ये मंत्री हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। चलिए अब ये मंत्री जो है जब राजा के साथ जुड़ गया, मतलब आपका फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो एक फॉर्मूला होता है F2O2, ठीक है, और एक बन जाएगा आपका F2O। लेकिन इस तरीके से फॉर्मूले को लिखना गलत है। बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, आप सीखते जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो आप बिल्कुल केमिस्ट्री को, आपको कोई भी चीज़ रिएक्शन करना, केमिकल रिएक्शन बनाना, फॉर्मूला बनाना, सब कुछ ईजी लगने लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो बेसिक चीज़ें सीखते जाए। मैंने क्या कहा, इस तरीके से फॉर्मूला नहीं लिखा जाता है। मुझे इसको लिखने के लिए मुझे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा O2F2, और इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा OF2। आपको याद रखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है वो फॉर्मूले में आगे लिखा जाता है, जिसका माइनस में होता है वो पीछे लिखा जाता है। या तो आप ऐसे याद रखें या फिर आप ऐसे याद रखें, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो पीछे होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो आगे होता है। तो ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का। ये तो राजा है तो ये पीछे आएगा, इसको आगे लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये सही है, ये गलत है, और ये वाला फॉर्मूला सही है। ऑक्सीजन को पहले लिखना पड़ेगा। तो ये दो फ्लोर, अब इनको क्या कहेंगे? ये ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोराइड है। ये फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन के फ्लोराइड है। पीछे लिख दिया ना फ्लोराइड, इसलिए इसको कहा जाएगा ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, और ये भी ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। हर जगह जनरली अपन कहते हैं, जैसे मान लो मैं अगर H2O लिखता हूं तो अपन कहते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कहा जाता, ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। तो ये फ्लोराइड बन गया, ऑक्साइड से क्या बन गया? फ्लोराइड बन गया। तो चलिए, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, अभी आप नोट करते जाएं। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। मैंने कहा फ्लोरीन जहां कहीं भी दिख जाए उसका ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -1 होती है। तो 2 फ्लोरीन है तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? +2। लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? +1। तो कहा था मैंने ऑक्सीजन जो होती है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होती है। तो ये यहाँ पर आपका एग्जांपल आप नोट कर लेंगे। O2F2 के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो +1 ऑक्सीजन संख्या में होती है। दूसरा देख ले OF2। OF2 की बात करूँ तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन जो है इस पर क्या चार्ज है? -1। 2 फ्लोरीन का मिला के -2, 2 फ्लोरीन का -2 है तो इस ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? +2। अब ये अकेला ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो इसी ऑक्सीजन पर क्या है? +2 चार्ज है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे OF2 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ये +1 और +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप याद रखें। तो ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको सारी ऑक्सीडेशन स्टेट सिखा दी है। जनरली 95% जो कंपाउंड है उनमें ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या में होता है, परंतु कहीं कहीं ये -2, -1 और -12 में भी होता है। -1 में ये परऑक्साइड फॉर्म में होगा, -12 में ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होगा। और ये दो +1 और +2 केवल किस कंडीशन में होंगे? जब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाए? किंग के साथ जुड़ जाए, ठीक है। चलिए, अब मैंने फ्लोरीन के बारे में बता दिया, तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में बताना जरूरी था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको वैलेंसी के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड्स का वो सिखाऊंगा। वैलेंसी या
अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है संयोजकता क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में अगर अपन सीखें तो मैंने अभी जस्ट बताया डेफिनेशन का मतलब तो ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है अदर कितने एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, उसी को उसका वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है उसका जो वैलेंस सेल होता है उसको वैलेंस सेल इसीलिए कहा जाता है, जो लास्ट वाला सेल होता है, मैंने अभी आपको बताया था जो सबसे लास्ट वाला सेल होता है उस सेल को किसी भी एलिमेंट का वैलेंस सेल कहते हैं, क्योंकि उसी सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैंने कही, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 2 4 5 9 हो गए। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला सेल है इसका कौन सा है, सेकेंड वाला सेल, तो सेकेंड वाले को अलग से लिख लेता हूँ 2s और 2p। तो ये वाला जो सेल है यही इसका संयोजकता कक्ष या वैलेंस सेल कहलाता है। s के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कितना ऑर्बिटल होता है 1, p की अगर बात करूँ तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले सिखा दी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा बेसिक जितने भी मैंने वीडियो दिए हैं उनके, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। अब s की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखूंगा 1 और 2, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। अभी जो वैलेंस सेल हैं केवल इसी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं जो क्या है यहाँ पर अनपेयर है। मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी एलिमेंट्स का अगर आपको वैलेंसी निकालना है तो आप क्या करें, वैलेंस सेल में जाएं और वहाँ देखें कि उसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं या वो और बना भी सकता है। ठीक है, कैसे बनाएगा वो अगले एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर कितने वैलेंस जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जो सिंगल होता है उसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो फ्लोरीन है इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, किसी एक एलिमेंट्स और के साथ ये जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत सिंपल तरीका हो गया। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो HF इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक होती है, फ्लोरीन की भी एक, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो फ्लोरीन जो है ये क्या करेगा, एक ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, सिंगल, बाकी तो सब क्या है पेयर। और ये अनपेयर हो सकते हैं कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर और आगे चला जाए, लेकिन यहाँ पर आगे इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन यानी कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। अब देखो ऐसा कैसे होता है वो भी समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन जो है ये 6 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 और 2p2। इसको देखेंगे आप तो ये देखो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 हो गया, 6 नंबर पे आता है। देखो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये मैंने 2s ले लिया और 2p ले लिया। s की अगर मैं बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए मैंने। p की अगर बात करूँ तो p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखूंगा 1 और 2। यहाँ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये तो पेयर है, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 2, लेकिन यहाँ अभी भी एक खाली है। तो होता क्या है, ये तो इसका क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया। कौन सा हो गया, ग्राउंड यानी सामान्य अवस्था। ये एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, थोड़ा सा एनर्जी को गेन करता है, कहीं से इसको थोड़ी सी अगर एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहता है, लेकिन इसका जो ये अपोजिट वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, ये तो यहीं था, ये भी यहीं था, और यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाता है। अब देखो इसके पास कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 4, पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पीछे ब्लैंक था, खाली था, तो ये यहाँ से एक्साइटेड हो गया, यहाँ चला गया, तो अब इसका वैलेंसी कितना हो गया 4 हो गया। तो किसी भी एलिमेंट्स के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या वो बना सकता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती। तो कार्बन का वैलेंसी कितना आ गया 1 2 3 4। फ्लोरीन का तो एक ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पीछे कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं वैलेंसी के बारे में। चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो देखेंगे 2 4 10 12 और 17 हो गया। इसका लास्ट वाला सेल कौन सा है, थर्ड वाला है। अब थर्ड वाला सेल है तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है, उसको सीखना। 3s होता है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है। 3p की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और थर्ड वाली सेल है तो इसमें
3 सब सेल होती हैं, 3s होता है, 3p होता है और थर्ड वाले में d भी होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया है ये चीज़, वहाँ जाके देखेंगे आप एक बार। और d जो है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो 5 ऑर्बिटल हो गए। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन रखना है, भले से वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये है नहीं, वो है लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन यहीं कंप्लीट हो गए थे। तो ये चीज़ याद रखने की बात है। अब यहाँ एस में इलेक्ट्रॉन रख लें, यहाँ पर 2 है, पी में कितने 5, 1 2 3 4 और 5। अब क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई। तो ग्राउंड स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें कितनी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है उसको समझना है। यहाँ तो पीछे बहुत सारे खाली हैं और यहाँ पर 3 आपको पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ जा सकता है और ये भी यहाँ जा सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकते हैं। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कितनी होगी, 3। अगर इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं जाते हैं, एक एक करके जाता है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट वाला उसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ अगर बात करूँ तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐसा कैसा रहेगा, पेयर, ये वाला भी पेयर रहेगा। अब यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी सिंगल था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ग्राउंड स्टेट की तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1। एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो वैलेंसी कितना हो गया, सीधा 3। तो 1 के बाद या तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर कितने बनाएगा, 3। 2 बॉन्ड कभी भी नहीं दिखेंगे, क्लोरीन के 2 बॉन्ड कभी भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ जाता है सीधा, एक से सीधा इसके अनपेयर कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 हो गए, अगली एक्साइटेड देखो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, वापस से वही स्ट्रक्चर बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैं सिखा रहा हूँ, सीखने का ज़रूरत है। चलिए फिर रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ देखो अब सिंगल रह जाएगा, यहाँ ऑलरेडी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ भी था, अब यहाँ आ गया। तो अब देखो पहले 1 फिर 3, अब देखो 1 2 3 4 5, सीधे 5, मतलब ग्राउंड स्टेट में इसका वैलेंसी हो गया 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका वैलेंसी हो गया 3, फिर कितना हो गया 5, और अब कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड होकर वहाँ चला जाएगा। तो फोर्थ वाले में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। ये 1 2 3 4 5 6 और ये वाला भी वहाँ चला जाएगा 7। तो देखो क्लोरीन जो है या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर सीधे 3 बनाएगा या फिर 5 बनाएगा या फिर 7, अकॉर्डिंग उसके साथ कितने एलिमेंट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। जितने एलिमेंट्स है उतने ही बना सकता, मतलब अधिकतम क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो वैलेंसी जब भी आपको निकालना है क्या करना है, उसके जो अंतिम कक्षक होता है जिसको वैलेंस सेल कहते हैं वहाँ जाना है और देखना है कि उसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बस उसी से उसका वैलेंसी निकल जाता है। अब इतना सब करने का ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको ये सब बनाने का जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से डायरेक्ट कैसे निकलता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी इसी के एग्जांपल से देख लेते हैं, क्लोरीन के एग्जांपल से देख लेते हैं कि डायरेक्ट आपको वैलेंसी कैसे निकालना है। ये क्लोरीन जो है ये 17 नंबर पे आया है। अब मैंने आपको लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डायरेक्ट लिखना सिखा देता हूँ। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने को सारी चीज़ें बताता है कि वो कौन से पीरियड का होता है, कौन से ग्रुप का होता है, वो सारी चीज़ें बताता है। तो वही यहाँ पर काम आने वाला है, उसको देखना आप। सबसे पहले मैं बात करूँ क्लोरीन की, मैं डायरेक्ट लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस उतना ही मुझे पता करना है, इसके बाद मुझे और कोई काम नहीं है। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो सिंपल तरीका है कि आप सभी ग्रुप का याद रख लें कि बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, ठीक है। इस परिवार की अगर मैं बात करूं तो इसके लास्ट में N लिख देता हूं, NH2NP1 आता है। इसके लास्ट में आएगा NH2NP2, यहाँ आएगा NH2NP3, यहाँ आएगा NH2NP4 और यहाँ आएगा NH2NP5। मतलब आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर ये P ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो उसके P में लास्ट में P में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि वो आपके P ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स है तो P में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। अगर वो थर्ड का है तो P में कितने आने वाले, 3, और वो फोर्थ का है तो 4, और फिफ्थ का है तो P में 5, और 6 वाले में P में कितना आ जाता है, लास्ट में 6 आ जाता है। ये बहुत सिंपल तरीका होता है निकालने का। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन के जस्ट बाद क्लोरीन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो क्लोरीन है ये P ब्लॉक के 5वें ग्रुप का है, P ब्लॉक का 5वां।
समझ गए? ये पी ब्लॉक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा है। मतलब सीधी सी बात है कि इसके पी में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 5। और एस में, इससे पहले एस आता है जिसमें तो 2 होते ही हैं, इसकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आपको याद आ गया कि यहाँ से ये दिख गया कि इसका जो अंतिम कक्षक होता है इसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात। अब एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब यहाँ आगे कितना आने वाला है, एन की जगह कितना आने वाला है। एन क्या बताता है? ये एन बताता है कि वो कौन से पीरियड का है। भाई ये आपका सेकेंड पीरियड था, इसके बाद वाला आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड पीरियड। मतलब आपका क्लोरीन जो है ये कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। तो इसके आगे मैं 3 लगा दूं, यहाँ पर 3 लगा दूं। मतलब इसके लास्ट में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s2 और 3p5 आने वाला है। आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इतना सब करने का जरूरत नहीं है, सब तो उंगलियों पर याद हो जाएंगे। मैंने आपको पहले याद करवा दिया है। जब ये निकल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन को लिखना सिखाता हूँ। इनको कैसे लिखा जाता है? तो इनको लिखने के लिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो वैलेंसी सीधा निकल जाएगा। ये क्लोरीन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की जगह जो होती है वो 4 जगह होती है, 1, 2, 3 और 4। इसमें इलेक्ट्रॉन आपको कैसे रखना है? डॉट लगा के इलेक्ट्रॉन रख देंगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वहाँ काम आता है। अब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो मैं क्या करूँगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन रखूँगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखूँगा, फिर दूसरा यहाँ, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने? 7। तो ये आ जाएगा 5वां, ये आ जाएगा 6ठा और ये आ जाएगा आपका 7वां। तो देखो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। यही तो देखा था अपन ने, ग्राउंड स्टेट में इसका वैलेंसी कितना है? 1। अब एक्साइटेड स्टेट में कितना आता है वो तो आपको पूरा करके देखना पड़ेगा ना, लेकिन जनरल ऑक्सीकरण संख्या आप यहीं से निकाल लोगे। तो यहाँ से आपकी जनरल ऑक्सीकरण संख्या निकल गई। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? फर्स्ट होती है। तो ऐसे किसी की भी निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल, एक और एग्जांपल से मैं आपको ये डायरेक्ट वाला अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है आज का, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा आराम से रुक के देखेंगे तो आपका ये पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन सारी बेसिक चीज़ें एक ही साथ सिखा देता हूँ तो आप इसको धीरे धीरे करके पूरा सीख लेना। चलिए अपन फॉस्फोरस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं ढूंढूँ तो नाना पाटेकर नाइट्रोजन के बाद आता है। तो ये रहा अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जस्ट बाद अपना फॉस्फोरस आता है। अब ये समझ में आ गया कि नाइट्रोजन जो है ये सेकेंड पीरियड का है, ये वाला आपका सेकेंड पीरियड है। तो फॉस्फोरस कौन से पीरियड का है? थर्ड। तो अपने को पता है कि पी ब्लॉक में लास्ट में क्या आता है? 3s आता है और 3p आता है, इतना तो याद ही है। और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पता है। ये 3 कहाँ से आया? थर्ड आवर्त का था, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। अब मुझे पी में इलेक्ट्रॉन रखने हैं कितने, तो मैं देख लेता हूँ कि ये कौन से ग्रुप का है? पी ब्लॉक के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रुप का है। तो पी में कितना आ जाएगा? 3। तो देखो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। अब मुझे वैलेंसी निकालना है तो बस ये अगर मुझे 5 मिल गए तो मैं निकाल सकता हूँ ये पी। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो पहले सिंगल सिंगल रखूँगा, 1 2 3 4। अब ये रिपीट होंगे तो एक और बचा हुआ है तो ये यहाँ रिपीट हो जाएगा 5। तो देखो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1 2 और 3। 3 इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब फॉस्फोरस जो है ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर 3p है तो 3db होगा। तो फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर भी वहाँ चला जाएगा। तो अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अनपेयर। तो ग्राउंड स्टेट में ये इसकी वैलेंसी 3 हो गई, एक्साइटेड स्टेट में इसका वैलेंसी कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये होता है वैलेंसी। वैलेंसी अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट्स का। तो आप लोग इन पे प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है या वैलेंसी में प्रॉब्लम आ रही है। कल मैं आप लोगों को फॉर्मूले और जो भी फॉर्मूला होगा उसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, उसके रूल्स, सारी चीज़ें आपको ऑक्सीडेशन नंबर की मैं कल सिखाने वाला हूँ। आज मैंने सिर्फ बेसिक सिखाया है कि किसी का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होता है। कल मैं आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, किसी के फॉर्मूले से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अच्छे से सीख लें, ताकि जो मैं आपको कल पढ़ाऊँ अच्छे से आपको समझ में आए। मिलते हैं कल की क्लास में। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसका ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर करें।